दीपू चंद्र दास 27 या 28 साल का बांग्लादेशी हिंदू एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन भीड़ इकट्ठा होती है और दीपू को एक पोल से बांधकर जिंदा जला देती है। आरोप लगा इस्लाम के अपमान का, लेकिन क्या यही असली वजह थी? उसके मरने की असली वजह मैं आपको आज बताऊंगा, जो अभी तक किसी न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया ने आप तक पहुंचने नहीं दी, या फिर किसी ने इस असली वजह पे ध्यान ही नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने की कई घटनाएं सामने आई है। राणा प्रताप बैरागी एक हिंदू जर्नलिस्ट, खोकान चंद्र दास एक हिंदू बिजनेसमैन, और शायद ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। ऐसी घटना ये दिखाती है कि बांग्लादेश में अगर आप हिंदू हो तो आपको हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। लेकिन अब उसी सवाल पर आते हैं, इनको मारने के पीछे की असली वजह क्या है? बांग्लादेश का 2025 का साल इनके हिस्ट्री में अच्छे से लिखा जाएगा, क्योंकि ये साल था जब इन्हीं के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ के भारत में शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना एक तानाशाह थी या नहीं, सवाल ये नहीं है। ये जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशन हुआ, इससे एक पावर गैप बना, और जहाँ पावर गैप बनता है वहाँ उस पावर गैप को भरने के लिए कई सारे प्लेयर्स मैदान में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले की कंडीशन और खराब होती, एक टेम्पररी पीएम बना दिया गया। लेकिन इस बीच वो लोग जो शेख हसीना सरकार के स्ट्रिक्ट रूल के चलते शांत थे, जिनके अंदर हेट भरा है, जो अपनी पहचान को सुपीरियर मानते हैं, ऐसे लोग अपनी सुपीरियोरिटी को दिखाने के लिए अपने ही देश की माइनॉरिटी को टारगेट करने लगे, स्पेशली हिंदूज को। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनको इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये लोग ट्रेडिशनली शेख हसीना के सपोर्टर्स थे। शेख हसीना की पार्टी काफी हद तक सेक्युलरिज्म में यकीन करती है, और ये ट्रेंड देखा गया है दुनिया में। जितने भी सेक्युलर पार्टीज होती हैं, उनको माइनॉरिटीज का सपोर्ट जरूर मिलता है। अब माइनॉरिटीज ऐसी लिबरल पार्टीज को क्यों सपोर्ट करती हैं, उसकी वजह बांग्लादेश में ही मिल गई, जब इन हिंदुओं को मारा गया और इनके घरों को जलाया गया। लेकिन क्या बांग्लादेश में जो लोग मारे गए, उनका गुनाह क्या सिर्फ इतना सा था कि वो हिंदू थे? अगर हिंदू होना ही गुनाह है, भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, क्या आपने कभी सुना कि किसी मुस्लिम ग्रुप ने या फिर मुस्लिम भीड़ ने किसी हिंदू को कुछ उसी तरह मारा जैसे बांग्लादेश में हुआ? भारत में ये केस उल्टा हो जाता है। मैंने आपको बांग्लादेश की स्टोरी बताई, कैसे कुछ ही दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहाँ हिंदुओं को टारगेट किया गया। लेकिन जब आप इंडिया आते हो, आपको ठीक उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसी तरह की न्यूज सुनाई देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, बांग्लादेश में हिंदू मर रहे थे, मुस्लिम मार रहे थे, और इंडिया में मुस्लिम मर रहे हैं और हिंदू मार रहे हैं। सेम केस आपको म्यांमार के रोहिंग्या के साथ देखने को मिलेगा, जहां ज्यादा आबादी वाले धार्मिक ग्रुप ने कम आबादी वाले धार्मिक ग्रुप के लोगों को टारगेट किया। सेम श्रीलंका में भी और पाकिस्तान में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। इन देशों में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, और उसकी मेन वजह सिर्फ इनका एक स्पेसिफिक धर्म से होना, स्पेसिफिक रेस से होना नहीं होता। ये एक फैक्टर होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है इनका माइनॉरिटी होना। माइनॉरिटी यानी एक ऐसी कम्युनिटी जो धर्म, भाषा या फिर रेस के बेसिस पे उस एरिया में रहने वाले मेजोरिटी लोगों से अलग होती है। साउथ एशिया के केस में धर्म एक बड़ा फैक्टर है। बांग्लादेश में जो हुआ उसकी वजह हिंदुओं का माइनॉरिटी में होना है। इंडिया में जो हो रहा है उसकी वजह मुस्लिम्स का माइनॉरिटी में होना है। सेम पाकिस्तान और श्रीलंका का भी यही हाल है। हमेशा से ही टारगेट होने वाली कम्युनिटी होती है माइनॉरिटीज। आप इन माइनॉरिटी ग्रुप को किसी धर्म, भाषा या फिर रेस के चश्मे से नहीं देख सकते। बट यहाँ सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपको किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, उसके रूट कोज तक जाना होता है। और साउथ एशिया में ऐसे 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये फेमस लाइन बेन अंकल बोलते हैं पीटर से, जब पीटर को नई नई पावर मिलती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका यूज कैसे करना है। अगर आप पावर को समझ नहीं सकते तो उस पावर का सही से यूज भी नहीं कर पाओगे। पॉलिटिक्स में जब किसी मेजोरिटी ग्रुप के पास पावर आती है तो वही डिसाइड करता है कौन सेफ है, कौन खतरे में है, कौन घर का है, कौन बाहर का, और कौन प्रॉब्लम है। माइनॉरिटीज इसीलिए टारगेट होती हैं क्योंकि उनके पास पावर नहीं होती। जो लोग पावर में होते हैं उनको अगर पता चले कि असली पावर का मतलब क्या होता है, उस पावर के मायने क्या है, तो वो उस पावर का यूज करके अपने देश की भलाई कर सकता है। अपनी पावर को समझना और उसको सही से यूज करना, उसका एक बहुत फेमस एग्जांपल मिल जाएगा इंडिया में ही। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाय द वे मेरी नजरों में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर में से एक है अभी तक। इन्होंने 2006 में एक स्टेटमेंट दिया था, हमें ऐसे इनोवेटिव प्लान्स बनाने होंगे जिससे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज
कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स देश की तरक्की में बराबर के भागीदार बन पाए। भारत में जो रिसोर्सेस हैं उसका पहला हक इन जैसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का होना चाहिए। यह स्टेटमेंट ये दिखाता है कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए जो मेजोरिटीज अपीजमेंट के बजाय देश के उन पिछड़े हुए लोगों के बारे में सोचे जिनके पास आवाज उठाने के लिए उतनी पावर नहीं है जितनी मेजोरिटी वाली कम्युनिटी के पास है। लेकिन हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बन सकता। आज ये डायनामिक पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में ब्लास्फेमी के शक में बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के लोगों को मार दिया जाता है और ये मौत काफी ज्यादा डरावनी होती है। इन देशों में मेजोरिटी आबादी इस्लाम फेथ को फॉलो करती है। जब भी किसी ऐसे पे ब्लास्फेमी के आरोप लगते हैं जो किसी दूसरी फेथ से बिलोंग करता हो तो इनके अंदर का कंफर्मेशन बायस्ड वाला बटन ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाता है। सामने वाला पर्सन हमारे फेथ से नहीं है तो जाहिर सी बात है इसी ने ही हमारे धर्म का अपमान किया होगा। और कई केस में लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए माइनॉरिटीज को निशाना बनाते हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश में ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता था जिसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। जो हमारे मॉडर्न भारत के क्रिएटर थे वो सब विजनरी लीडर्स थे जिनकी सोच काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव थी। हम लकी है कि आज हमारा संविधान बाकी साउथ एशियन देशों के मुकाबले कमजोर लोगों को एक शील्ड प्रोवाइड करता है, लेकिन ये शील्ड धीरे धीरे टूट रही है। जैसे जैसे राइट विंग बीजेपी आरएसएस का राइज हो रहा है वैसे वैसे मेजोरिटेरियन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इंडिया में जो पावर बैलेंस काफी ज्यादा स्टेबल था वो ऑलमोस्ट एक तरफा इनबैलेंस हो चुका है। खुले आम राइट विंग फ्रिंज लोग, मिलिटेंट मेंटालिटी के लोग अपनी एक तरफा पावर का दिखावा करते हैं उन लोगों पे जिनके पास कोई पावर नहीं है। मॉब जस्टिस, मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में आम थी वो अब इंडिया में भी नॉर्मल होती जा रही है। बीफ के नाम पर ऐसे कई लोगों को मारा गया है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इवन अगर उनके पास बीफ ना भी हो, किसी और जानवर का मीट हो तो भी इनको मार दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन बाइस्ड की वजह से। ये लोग तो मुस्लिम हैं, जाहिर सी बात है इनके पास बीफ ही होगा। और हमारा कानून, हमारा सिस्टम ऐसे लोगों को पकड़ने के बजाय ये चेक करने में लग जाता है कि क्या जिनको मारा गया उनके पास सच में बीफ था या नहीं। ईद हो या क्रिसमस, ऐसे फेस्टिवल्स को टारगेट करना अब कॉमन हो गया है इंडिया में। सरकार इनके साथ है, सिस्टम इनके साथ है, इसीलिए पावर इनके साथ है। जब सरकारों को पता होता है कि पावर मेजोरिटी के पास है तो वो आम लोगों की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए माइनॉरिटीज को एज ए स्केपगोट की तरह यूज करती हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है बलि का बकरा। हिटलर ने जब पावर अपने हाथ में ली तो उसको पता था कि एक दिन आम जनता अपने प्रॉब्लम के लिए सरकार की तरफ देखेगी और सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। और यही जनता जो अभी हिटलर के सपोर्ट में रही है बाद में हिटलर के अगेंस्ट भी हो सकती है। इसीलिए उसने अपने देश की सारी प्रॉब्लम की वजह का जिम्मेदार यहूदियों को बताना शुरू कर दिया जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी। आम जनता को इस तरह ब्रेन वॉश किया गया कि उन्होंने मानना शुरू कर दिया जो भी आज जर्मनी की प्रॉब्लम है उसका जिम्मेदार ये यहूदी लोग हैं। आपको याद होगा जब कोविड क्राइसिस में भारत सरकार पूरी तरह पैनिक में आ गई थी क्योंकि कोविड के केस और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी सरकार को एक न्यूज मिलती है तबलीग की जमात और फिर इंडिया में राइट विंग इकोसिस्टम इंक्लूडिंग मीडिया एक प्रोपेगेंडा फैलाने में लग जाता है कि इंडिया में कोविड स्प्रेड की साजिश इन तबलीग की जमात की है। तबलीग की जमात यानी होल मुस्लिम कम्युनिटी। इसका इम्पैक्ट इंडिया में यह हुआ कि लोगों ने मुस्लिम से दूरियां बनाना शुरू कर दी। जो मुस्लिम्स गली गली जाकर सामान बेचा करते थे, चाहे वो खाने की चीज हो या फिर पहनने की चीज, लोग उनको भगाने लगे। कई जगहों पर वायलेंस की भी खबरें आई, यानी ऑलमोस्ट बॉयकॉट हो रहा था पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का। और इस आग में घी डालने का काम किया जा रहा था बीजेपी और आरएसएस नेताओं के द्वारा। ये लोग थूकते हैं, ये लोग कोविड फैलाते हैं, ये लोग हमारी बहन बेटियों पे गंदी नजर रखते हैं। इस तरह के नैरेटिव से लोगों को डराया गया और मेजोरिटी लोग इस प्रोपेगेंडा में फंस भी चुके थे। सबने मान लिया था कि सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती इन मुस्लिम्स की है। हालांकि बाद में कोर्ट में साबित हुआ कि तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, इनको स्केपगोट की तरह यूज किया गया। इस पूरे इंसिडेंट
प्रेसिडेंट ने हम और वो, अस वर्सेस देम की मेंटालिटी को और ज्यादा फैलाया। अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या चाहिए, आपकी पहचान या फिर बच्चों के लिए स्कूल्स या हॉस्पिटल्स, तो आप क्या चुनोगे? जाहिर सी बात है मेजोरिटी पीपल सबसे पहले अपनी पहचान को चुनेगी, क्योंकि उसके लिए उसकी पहचान सब कुछ है। और यही है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जितने भी राइट विंग पार्टीज होती हैं वो आपको प्राउड फील करवाती हैं आपकी पहचान को ग्लोरीफाई करके। वो बताती हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है, यानी आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो, आप जिस रेस से बिलोंग करते हो, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, वो कितनी महान है। और साथ में ये पार्टियां ये भी बताती हैं कि आपका जो गौरवशाली इतिहास था उसको इन्होंने छीना और आज भी छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ये अभी कम आबादी में है और धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। और जिस दिन इन्होंने आपसे ज्यादा आबादी बढ़ा ली उस दिन वो आपसे आपकी पहचान छीन लेंगे और आपको माइनॉरिटी बना देंगे। हम उनकी तरह नहीं हैं, वो हमसे कमजोर हैं, हम उनसे महान हैं। ये सोच जब कॉमन प्रॉब्लम से टकराती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, अच्छी हवा, साफ सुथरी सड़कें, तो ऐसी प्रॉब्लम भी आपको अच्छी लगने लग जाती है। फिर आपके मन में ये थॉट आता है ये सारी प्रॉब्लम कभी भी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मेरी पहचान ही नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास दुनिया को दिखाने के लिए मेरी पहचान के अलावा और कुछ नहीं है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सीधे तौर पे आपके इमोशन से जुड़ी हुई होती है, इसलिए आप इस सब्जेक्ट से इतने इमोशनली अटैच्ड फील करते हो। और यही राइट विंग पार्टियों का सबसे बड़ा हथियार है, आपके इमोशंस। और ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपकी भाषा, आप किस रेस से बिलोंग करते हो और आपके कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। एक डर कि आपकी भाषा, आपका धर्म, आपकी रेस खतरे में है, सब कुछ चेंज कर देता है। एंड आई थिंक इस चीज को समझने के लिए आपको इतिहास में भी जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आसपास होते हुए। अपना कल्चर, अपना धर्म बचाने के लिए आज के टाइम ऐसे न जाने कितने ग्रुप बन गए हैं जो आए दिन उन लोगों को परेशान करते हैं, हैरेस करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके अगेंस्ट वायलेंस का भी यूज करते हैं, जो आबादी में बहुत कम है। एंड आई थिंक ये कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कंसर्निंग सिचुएशन है भारत के लिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश ऑलरेडी इस फेज में आके जा चुके हैं और उसका जो रिजल्ट है आज हमारे सामने है। इन देशों की क्या हालत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भारत की भी सिचुएशन इन देशों जैसी हो जाएगी। इन सब चीजों को कहीं न कहीं सप्रेस किया जा सकता था अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत रहते। संविधान के 4 पिलर्स होते हैं जिनका काम होता है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लास्ट में मीडिया। आज के टाइम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में ऑलमोस्ट टोटल कंट्रोल बीजेपी का है। अब इनको चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए जुडिशरी और मीडिया को आगे आना होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि मीडिया टोटली बीजेपी के कंट्रोल में आ चुकी है। आई मीन जो आरएसएस और बीजेपी के सपोर्टर्स भी होंगे उनको भी पता है कि मीडिया फ्री नहीं है। अब लास्ट में जुडिशरी बचती है जो काफी हद तक फ्री है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि सरकार कई बार कोशिश कर चुकी है जिससे वो जुडिशरी सिस्टम को भी कंट्रोल कर सके। अगर हमें सच में विश्वगुरु बनना है, एक डेवलप्ड देश बनना है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी ये बात लागू होती है, तो हमें अपनी माइनॉरिटी को इक्वल पावर देनी होगी, उनकी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। हमें ऐसे लीडर्स को चुनना होगा जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए माइनॉरिटीज को एज ए स्केपगोट की तरह यूज न करे, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से निकल के लोगों की असली प्रॉब्लम की बात करें, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने के बजाय उसको और ज्यादा मजबूत करें। अगर ऐसा होता है तभी हम साउथ एशिया में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी हमारे सामने ही है। सिंगापुर, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड और जर्मनी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो अपने देश की माइनॉरिटी का ख्याल रखते हैं और यही देश दुनिया में सबसे अमीर और खुशहाल देश माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी बोंडी बीच में टेररिस्ट अटैक हुआ जहां कई लोग मारे गए। यहाँ एक बहुत खूबसूरत इमेज निकल के सामने आई जब एक मुस्लिम पर्सन अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों से अकेले भिड़ गया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, वहाँ की किसी पार्टी ने मुस्लिम्स को डिमोनाइज नहीं किया। उनको पता है कि यह एक टेररिस्ट अटैक है और एक टेररिस्ट की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता। यह ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। इनफैक्ट इन्होंने उस ब्रेव मैन को सम्मान भी दिया क्रिकेट मैच के दौरान। यह होती है एक डेवलप्ड कंट्री की निशानी।